Hello, welcome to RK Chemistry. This video is very useful for those students who prepare chemistry-based competition examination like IIT, NEET, BSc. In this video, we discuss SI convention of heat and work. First of all, we discuss heat. Heat is obtained. Heat is obtained energy transfer due to temperature difference जैसे मान लीजिए अगर टू थर्मोडायनेमिक बॉडी है, एक का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, दूसरे का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जो हीट का ट्रांसफर यानी एनर्जी का ट्रांसफर होगा वो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होगा। तो 100 से आपका जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगा। तो इनका टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है उसी को हीट कहा जाता है। यह जो है एनर्जी का डिसऑर्डर फॉर्म है। इट इज डिसऑर्डर फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का यह जो है डिसऑर्डर फॉर्म होता है। हीट जो होता है ये पाथ फंक्शन होता है। हीट इज पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पाथ फंक्शन इज ए पाथ which does not depend upon initial state and final state but depend upon the path initial to final state। इसका मतलब यह होगा कि अगर आपका इंटीग्रेशन dq किया जाता है Q1 से Q2 लिमिट लगा के, तो इसकी वैल्यू जो है Q2 माइनस Q1 नहीं होगा, इसका वैल्यू केवल Q होगा, क्योंकि dQ जो होता है, हीट जो होता है, वह इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू केवल होगी Q। अब इसमें जो SI कन्वेंशन है इसका कि इफ एनी सिस्टम एब्जॉर्ब हीट, अगर कोई सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करता है तो SI कन्वेंशन इसका जो होता है पॉजिटिव दिया जाता है। पॉजिटिव साइन से इसको इंडिकेट किया जाता है। अगर कोई सिस्टम जो है हीट को लॉस्ट कर रहा है यानी रिलीज कर रहा है हीट को, तो इसकी साइन जो है SI कन्वेंशन में निगेटिव होता है। यानी अगर किसी सिस्टम को हीट देंगे, अगर मान लीजिए Q हीट दिया जाता है तो इसका जो इंडिकेशन होगा पॉजिटिव होगा, और अगर किसी सिस्टम से हीट निकल रहा है तो इसका जो इंडिकेशन होगा वो निगेटिव Q होगा। ठीक है, तो आपका ये हीट में हमने क्या बताया, एनर्जी का ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, डिसऑर्डर फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज पाथ फंक्शन, और अगर कोई सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करता है तो पॉजिटिव साइन दिया जाता है, अगर हीट को रिलीज करता है तो निगेटिव साइन दिया जाता है। ठीक है, अगला जो है हम SI कन्वेंशन वर्क का देखेंगे। वर्क जो है ऑब्टेन्ड होता है एनर्जी ट्रांसफर से। It is obtained energy transfer other than temperature difference। इसका मतलब यह हुआ कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस के अलावा एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो उसको वर्क कहा जाता है। ठीक है,
वर्क जो है डिसऑर्डर फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, वर्क जो है आपका ऑर्डर फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, और वर्क जो है आपका पाथ फंक्शन होता है। ठीक है, यानी आपका इसमें वर्क जो है, वर्क इज ऑर्डर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऑर्डर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, और यह जो है वर्क भी आपका क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर इसका भी इंटीग्रेशन W1 से W2 लिमिट लगा के dW किया जाता है तो ये W2 माइनस W1 नहीं होगा, केवल इसका वैल्यू होगा W, क्योंकि वर्क भी क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है। ठीक है, अब इसमें जो है वर्क का फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे जूनियर क्लास में कि W बराबर होता है F इंटू डी। W बराबर क्या होता है, F इंटू डी। F बराबर क्या होता है, P इंटू ए इंटू डी। ठीक है, अब एरिया और ये D क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर एरिया और एक लेंथ से गुणा किया जाता है तो इसको वॉल्यूम बोलते हैं। तो इसका मतलब यह हो जाएगा P और V। क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, ये चेंज होने वाला है, तो इसलिए अगर इसमें हम dW निकालेंगे तो यहाँ पर PdV हो जाएगा। तो एक फार्मूला आपको मिल गया dW बराबर PdV। यानी अगर हम वर्क की बात करेंगे स्मॉल चेंज के लिए तो dW बराबर क्या होगा, PdV होगा। ठीक है, अब इसको हम रफ करते हैं। वर्क जो है आपका दो तरीके का होता है, एक होता है आपका पीवी वर्क, यानी वर्क जो है दो पार्ट में होता है, एक होता है पीवी वर्क और दूसरा होता है नॉन पीवी वर्क। नॉन पीवी वर्क, देखिए पीवी वर्क में जो है आपका एक्सपेंशन आएगा, एक्सपेंशन और कंप्रेशन आएगा। नॉन पीवी वर्क में आपका इलेक्ट्रिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, तो हमको जो जरूरत है, जो इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए, वो होता है पीवी वर्क, यानी हम जो है इसी को पढ़ेंगे। अब मान लीजिए आपका कोई एक कंटेनर है जिसमें आपका गैस रखा हुआ है। अब इस गैस में गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, आपस में प्रेशर लगाएंगे, तो मान लीजिए इसका प्रेशर जो है P गैस है। अब इसमें अगर आपने कोई पिस्टन से बाहर से भी प्रेशर लगा दिया, एक्सटर्नल प्रेशर, तो इसको हम लिख रहे हैं P एक्सटर्नल। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो P एक्सटर्नल है वो आपका इस साइड में लग रहा है और गैस के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, कंटेनर पे ऊपर की तरफ जो है प्रेशर लगा रहे हैं। तो P एक्सटर्नल बराबर क्या हो जाएगा, माइनस P गैस। तो अभी हमने आपको बताया था कि dW बराबर क्या होता है, PdV होता है। तो अगर इस पे हम इसका वर्क कराएं तो क्या हो जाएगा, dW बराबर, अगर हम P गैस लेते हैं तो P गैस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्योंकि अगर P एक्सटर्नल पॉजिटिव होता है, मतलब गैस का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर P गैस जो है आपका पॉजिटिव आएगा और यह dV हो जाएगा। लेकिन केमिस्ट्री में क्या करते हैं हम, गैस चूंकि रिएक्शन हमारा होता है तो रिएक्शन हम क्या कंसीडर करेंगे इस कंटेनर के अंदर, तो हम P गैस लेंगे। तो होना चाहिए एक्चुअली केमिस्ट्री में dW बराबर P गैस इंटू dV। बट अब गैस के कितने मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, कितने इस पे प्रेशर बना रहे हैं, ये पता कर पाना काफी कठिन होता है। तो हमको जज करना आसान हो जाता है P एक्सटर्नल, तो इसलिए हम P गैस के स्थान पे क्या लिखते हैं, इसमें dW बराबर P एक्सटर्नल। सिंपलिसिटी के लिए इसको लिखा जाता है। तो हमारा नया जो फार्मूला आ गया dW बराबर P एक्सटर्नल dV।
अब अगर इसको लिमिट लगा करके इंटीग्रेट कर दिया जाता है तो लिमिट मान लीजिए अगर आपका V1 से V2 हो जाता है और फिर एक्सटर्नल लग जाता है, तो अगर यहाँ पर कहीं पर भी लिमिट लगता है तो वह क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस को शो करता है। यानी यह जो फार्मूला होगा ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होगा। ठीक है। अब इसमें कई केस बनते हैं। पहला केस है फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आइसोकोरिक प्रोसेस इज दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग एनी स्टेज ऑफ द सिस्टम। यानी सिस्टम के किसी भी स्टेज पे अगर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो उसको कहा जाता है आइसोकोरिक प्रोसेस। तो अभी आपने पढ़ा है कि dW बराबर जो होता है -P dV होता है। ठीक है, P एक्सटर्नल या P dV होता है। तो इसमें चूंकि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, इसलिए इसका dV क्या हो जाएगा, आप पढ़े होंगे कि वॉल्यूम कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो dV की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी dW का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी आपका आइसोकोरिक प्रोसेस में जो वर्क होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। सेकंड केस मान लीजिए आपका है, सेकंड केस आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक का भी डेफिनेशन हमने आपको बताया था कि आइसोबारिक प्रोसेस इज दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग एनी स्टेज ऑफ द सिस्टम। अगर सिस्टम के किसी भी स्टेज पे प्रेशर कांस्टेंट होता है तो उसको आइसोबारिक प्रोसेस कहा जाता है। तो इसका मतलब इसमें जो है प्रेशर कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो इसके लिए जो फार्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा dW बराबर, इसमें जो है P कांस्टेंट है, यानी P एक्सटर्नल जो है इसमें कांस्टेंट है, और dV। तो अगर इसका लिमिट लगा करके इंटीग्रेशन किया जाए V1 से V2, तो इसमें चूंकि P एक्सटर्नल है, P एक्सटर्नल कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा V2 माइनस V1। ठीक है। और V2 माइनस V1 को क्या लिखा जाता है, डेल्टा V लिखा जाता है। तो चेंज के लिए हम क्या लिखते हैं, डेल्टा V। यानी जो आपका फार्मूला आ गया आइसोबारिक प्रोसेस के लिए वो आ गया -P एक्सटर्नल डेल्टा V। अब इसमें भी दो केस बनते हैं। इसमें अगर आपका मान लीजिए एक्सपेंशन हो रहा है, और एक्सपेंशन, अगर एक्सपेंशन हो रहा है गैस का, तो एक्सपेंशन में क्या होता है, एक्सपेंशन में आपका वॉल्यूम जो है इंक्रीज करता है और प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो वॉल्यूम इंक्रीज का मतलब हो जाएगा कि V2 माइनस V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है। तो अभी हमारा फार्मूला क्या आया, dW इक्वल टू -P एक्सटर्नल और डेल्टा V। तो डेल्टा V का वैल्यू इसमें एक्सपेंशन के लिए क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यानी निगेटिव ये और ये पॉजिटिव, तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव बराबर क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो इसका मतलब कोई गैस अगर एक्सपेंशन करता है तो उसकी वैल्यू जो है पॉजिटिव निगेटिव होती है। तो इसको हम ऐसा ही अगर इसका कन्वेंशन लिखें तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वर्क डन बाय द गैस या बाय द सिस्टम, ये क्या होता है, इज निगेटिव, या जो होता है हमेशा निगेटिव होता है। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम कंप्रेशन करें, दूसरा केस अगर इसका हम कंप्रेशन करें, और कंप्रेशन, तो कंप्रेशन में क्या हो जाएगा, कंप्रेशन में वॉल्यूम आपका घटता है, यानी वॉल्यूम डिक्रीज होता है, और
प्रेशर जो है वो इंक्रीज करता है। तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि इसमें V2 माइनस V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, V2 माइनस V1 की वैल्यू जो है आपका निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम घट रहा है तो V2 माइनस V1 की वैल्यू जो है निगेटिव आ जाएगा। तो dW कितना हो जाएगा, माइनस P एक्सटर्नल और डेल्टा V का वैल्यू निगेटिव, तो निगेटिव इंटू निगेटिव बराबर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब यह निकल के आया कि वर्क डन ऑन द गैस इज ऑलवेज पॉजिटिव। यानी अगर गैस के ऊपर कोई चीज कंप्रेस हो रहा है, उसके ऊपर काम हो रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, ओके। तो हमने आपको बताया कि वर्क डन बाय द गैस जो होता है वो निगेटिव होता है, और वर्क डन ऑन द गैस जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरा केस नंबर 3 इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है। Isothermal process is that type of process in which temperature remain constant during any stage of the system। यानी सिस्टम के किसी भी स्टेज पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अब इसमें जो है आपका दो चीज, यानी इसमें क्या होता है, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होता है, इसका मतलब क्या होगा, dt इसमें 0 होता है। अब इसमें दो केस है, इसका केस नंबर फर्स्ट है कि आइसोथर्मल प्रोसेस इन एक्सपेंशन isothermal process in expansion of reversible reaction। मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन है आपका और वो आइसोथर्मल प्रोसेस में है, तो उसके एक्सपेंशन का क्या फार्मूला होगा। तो एक्सपेंशन के लिए हमने आपको बताया है कि एक्सपेंशन में क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज करता है और वॉल्यूम जो है इंक्रीज करता है। तो अगर हम कंसीडर करें कि प्रेशर आपका डिक्रीज करता है P माइनस dP और वॉल्यूम जो है आपका इंक्रीज करता है, तो मान लीजिए इंक्रीज कर रहा है आपका dV, तो चूंकि आपका ये प्रेशर जो है आपका डिक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, दीज आर अपोजिट इन साइन, मतलब ये दोनों अपोजिट बात कर रहे हैं, तो इनकी साइन जो होगी निगेटिव होगी। तो इसमें जो dW का वैल्यू होगा आपका ये हो जाएगा, अगर इसका अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस P dV माइनस माइनस प्लस dP dV। अब ये D वाले जो टर्म होते हैं इसको डिफरेंशिएट कहते हैं और ये काफी कम होते हैं, इसलिए इसको हम निगलेक्टेड करते हैं। ठीक है, तो dW बराबर हो जाएगा आपका माइनस P dV। तो अगर एक्सपेंशन करना है, मान लीजिए इसका लिमिट जो है एक्सपेंड हो रहा है V1 से V2, तो अगर इसका एक्सपेंशन करेंगे तो यहाँ पर वर्क क्या हो जाएगा, W1 to W2 dW और यहाँ पर आपका V1 to V2। ठीक है, अब इसमें जो है आपका ये वॉल्यूम का इंटीग्रेशन है, तो इसमें प्रेशर है, तो प्रेशर को क्या करेंगे, हम हटाएंगे। तो इसके लिए क्या होता है, हम आइडियल गैस का यूज करेंगे। तो फ्रॉम आइडियल गैस, तो आइडियल गैस फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए, या पूरा ले लें या फॉर 1 मोल ही कर दें, 1 मोल, तो ये हो जाएगा PV बराबर RT। तो P बराबर क्या हो जाएगा, RT अपान V हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो ये हमने आपको बताया था कि W जो होता है पाथ फंक्शन होता है, यानी W2 माइनस W1 नहीं होगा, इसका केवल आंसर W होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा V1 to V2 और RT अपान V।
क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है इसलिए टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा। आर गैस कांस्टेंट है तो ये आर टी हो गया, ये 1/v v1 to v2। इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आता है -RT ln v2/v1। ठीक है। और अगर इसको n मोल के लिए लिखा जाए तो यह आ जाएगा माइनस, और इस ln को भी हटा दें 2.303 n RT, ये हो जाएगा log v2/v1। ठीक है। तो यह जो है आपका एक फार्मूला आ गया जिसका यूज हम किसके लिए करेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस इन एक्सपेंशन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। ठीक है। अब इसमें एक कंडीशन और हो सकता है कि एक्सपेंशन के बजाय जो है ये कंप्रेस हो। तो अगर ये कंप्रेशन के लिए होगा, मान लीजिए इसका केस सेकंड है, केस सेकंड इसका अगर कंप्रेशन होता है, एक्सपेंशन के बजाय जो ये कंप्रेशन करता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें प्रेशर कंप्रेशन में क्या होता है, इंक्रीज करता है, तो प्रेशर आपका इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम जो है ये आपका डिक्रीज होगा। और इसका लिमिट v1 से v2 था, तो पहले v1 से v2 था, और कंप्रेस का मतलब कोई चीज एक्सपेंड हुआ है फिर उसको दाब दे रहे हैं, तो इसका लिमिट जो है चेंज होकर के v2 to v1 हो जाएगा। ठीक है। तो बाकी ये सब सेम होगा, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, p प्लस dt हो जाएगा। मतलब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी में हम चेंज कर दे रहे हैं। इसमें हो जाएगा आपका p प्लस dt, इसको निगलेक्ट कर देंगे और इसका लिमिट जो है चेंज हो जाएगा, जहां पर 1 है वहां पर 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v1 to v2। बाकी सब कुछ सेम होगा, जहां पर 1 है वहां पर केवल 2 आ जाएगा। ठीक है। तो इसके लिए जो फार्मूला आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, W बराबर कंप्रेशन के लिए जो फार्मूला आ जाएगा, जहां 1 है वहां पर 2 हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका -2.303 n RT, और ये हो जाएगा log v1/v2। ठीक है। तो ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला किसके लिए हो गया, जब गैस आपका रिवर्सिबल प्रोसेस में कंप्रेस्ड कर रहा है, और जब एक्सपेंड करेगा तो ये फार्मूला हो जाएगा। अब आपको पता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो होता है उस पे गैस जो है बायल्स के लॉ का पालन करता है, तो यानी P1 V1 बराबर P2 V2 भी होता है। तो V2/V1 बराबर क्या हो सकता है, P1/P2 हो सकता है। तो अगर हमको जो है इसको चेंज करना हो फार्मूला, तो हम V2/V1 के स्थान पर अगर प्रेशर में चेंज करना होगा तो हम P1/P2 भी लिख सकते हैं। ठीक है। इसमें V1/V2 के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, P2/P1। तो इस तरीके से अगर प्रेशर का फार्मूला हमको करना होगा तो हम इस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें होता है कि ये तो रिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर मान लीजिए आपका सिस्टम इरिवर्सिबल है, अगर जो है इसमें सिस्टम इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है इसमें डिफिनिट स्टेप होता है, यानी ये जो है आपका डिफिनिट स्टेप में होता है, डिफिनिट स्टेप होते हैं इसके। अब चाहे एक स्टेप में कंप्लीट हो, चाहे 2 स्टेप में कंप्लीट हो, और जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो हमेशा जो है अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर के ऊपर काम करता है। ठीक है। यानी अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो वह जो है हमेशा एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट जो है वर्क करता है, और ये डेफिनेट आपका स्टेप होता है। तो इसमें जो है यानी इसका जो dW होगा ये हो जाएगा माइनस एक्सटर्नल dV हो जाएगा। ठीक है। तो अगर इसका हम इंटीग्रेट करते हैं और लिमिट लगाते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं dW बराबर माइनस P एक्सटर्नल, इसको लिख सकते हैं डेल्टा V। ठीक है।
तो इसका मतलब यह हुआ है कि इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस का वही फार्मूला है जो आपका आइसोबारिक प्रोसेस में था। तो अगर इसका वर्क कैलकुलेट करना होगा तो इसके लिए ये फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको रफ करते हैं। इसके तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें कह रहा है कि ये सैंपल ऑफ 4 ग्राम मेथेन, यानी जो आपका गैस है वो मेथेन है और इसका कितना लिया गया है, 4 ग्राम लिया गया है, यानी इसमें जो W का वैल्यू है वो 4 ग्राम है। ठीक है, ऑक्यूपाइज 5 ml, तो इसमें जो है ये आपका V1 की वैल्यू जो है इसमें 5 ml दे दिया है एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड और टेम्परेचर जो है आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो फर्स्ट कह रहा है कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन द गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली अगेंस्ट, और प्रोसेस कौन सा दे दिया है, आइसोथर्मली दे दिया है, अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। तो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर यानी P एक्सटर्नल का मान जो है इसमें दिया है 1520 टार। ठीक है, यूनिट इट्स वॉल्यूम हैज इंक्रीज 5 ml, यानी इसका वॉल्यूम जो है पहले V1 था तो मान लीजिए दूसरा वॉल्यूम V2 हो जा रहा है तो उससे इंक्रीज कर रहा है ये आपका 5 ml, यानी इसमें V2 माइनस V1 का वैल्यू भी 5 ml दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें कह रहा है तो हमको क्या निकालना है, इसमें वर्क निकालना है। ठीक है, तो वर्क के लिए जो है हम ये क्या हो जाएगा, क्योंकि अगेंस्ट प्रेशर पे वर्क कर रहा है ये, तो इसके लिए प्रोसेस कौन सा हो जाएगा, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा। तो इसका W निकालने का जो फार्मूला है वो माइनस P एक्सटर्नल और डेल्टा V है, यानी आप इसको लिख सकते हैं माइनस P एक्सटर्नल और डेल्टा V को V2 माइनस V1 लिख सकते हैं। ठीक है, और V2 माइनस V1 की वैल्यू तो 5 दिया हुआ है और P एक्सटर्नल का वैल्यू जो है आपका यहाँ पर दिया है 1520 टार। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार को जो है एटमॉस्फेयर में बदलेंगे, तो ये हो जाएगा आपका एटमॉस्फेयर में यानी 1520 टार। तो टार ये जो होता है आपका पढ़े होंगे कि 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है 760 टार। तो इतने टार में कितने एटमॉस्फेयर होंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें 760 से भाग कर देंगे। तो इसका मतलब ये किस में बदल जाएगा, एटमॉस्फेयर में बदल जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 एटमॉस्फेयर, क्योंकि जो है आपका 760 इंटू 2 जो होगा 1520 होगा। तो P एक्सटर्नल का वैल्यू कितना मिल गया आपको, -2, मतलब 2 मिल गया, 2 एटमॉस्फेयर मिल गया। ठीक है, और वॉल्यूम कितना है आपका V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 का मतलब 5 लीटर, आ गया -10 एटमॉस्फेयर लीटर। अब चूंकि आप वर्क को जानते हैं, इसका जो यूनिट होता है जूल में होता है या कैलोरी में होता है, और यहाँ पर जो यूनिट आ रहा है एटमॉस्फेयर और लीटर, एटमॉस्फेयर और लीटर को हम जूल में कैसे बदलेंगे उसके लिए देखिए R बराबर जो होता है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स होता है, एक ये होता है, और R बराबर होता है आपका 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होता है। ठीक है, तो अगर इसमें इसका डिवाइड कर दिया जाए, मतलब इसमें इसका डिवाइड कर दिया जाए, इसमें इस वाले वैल्यू में इसका डिवाइड कर दिया जाए, तो आपका ये लीटर और एटमॉस्फेयर जो है जूल में चेंज हो जाएगा। तो अगर इसको डिवाइड करते हैं तो इसका वैल्यू आता है आपका 100.3 जूल आता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसको जो है 1 लीटर
1 लीटर एटमॉस्फेयर बराबर, आप ध्यान रखेंगे कि ये आपका 101.3 जूल आता है। ये एक आप फार्मूले के रूप में इसको याद रखेंगे। इसके बाद आपका जो एटमॉस्फेयर होता है और जो बार होता है, ये भी प्रेशर का यूनिट है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन में 1 लीटर बार लिखा है तो इसको चूंकि लगभग बराबर होते हैं तो इसको 100 जूल आप कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर इसको आपको बदलना है जूल में तो ये हो जाएगा -10 इंटू 101.3 जूल। अब ये जितना भी आएगा इतना आंसर हो जाएगा जूल में। ठीक है, अब इसका जो दूसरा केस कर रहा है, कैलकुलेट वर्क दैट वुड बी डन इफ सेम एक्सपेंशन रिवर्सिबली। अब इस बार कंडीशन इसने दे दिया है कि ये रिवर्सिबली बोल रहा है। तो रिवर्सिबली के लिए आपका फार्मूला होता है -2.303 NRT log V2/V1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर -2.303 और n का वैल्यू कितना हो जाएगा, n जो होती है मोलों की संख्या होती है और n बराबर होता है W/m होता है। तो W इसमें कितना लिया गया है, W जो है इसमें 4 ग्राम है और मेथेन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ये आपका 12 हो गया और 4 इंटू 1 यानी 16 होता है। तो 12 4/16, तो यानी n की वैल्यू जो है आपका 4/16 हो गया। R का वैल्यू अभी हमने आपको बताया 8.314 और चूंकि ये जो वैल्यू है ये केल्विन में है तो इसलिए इसको हम 273 जोड़ करके इसको केल्विन में बदल देंगे। तो ये हो जाएगा केल्विन यानी 300 और log V2/V1। तो V1 की वैल्यू तो 5 दिया है और फर्स्ट केस में कह रहा था कि 5 ml जो है इंक्रीज कर रहा है, तो यानी 5 कितना हो जाएगा 10/5। इसी को हम सॉल्व कर लेंगे तो 2.303 ये आ जाएगा 1/4 8.314 इंटू 300, ये हो जाएगा log 2 और log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है। तो इसी को सॉल्व करेंगे, जितना भी आएगा इतना आपका जूल आंसर। ठीक है, तो बस आज के लिए बहुत। अब अगर इस वीडियो को आप लोग को समझ में आया होगा तो आप लोग इसको लाइक शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।